हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का पाठ है संक्षेपण कैसे करें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वीं कक्षा से शुरू करके यह उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से एक प्रश्न 4 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक रहता ही रहता है। और सबसे अधिकतम अंक यह दिलाने वाला प्रश्न होता है। शर्त यह है कि उसे ढंग से लिख दिया जाए। और जितना ही यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और रहा है, सच्चाई यही है कि यह सर्वथा उपेक्षित चैप्टर भी रहा है विद्यार्थियों के लिए कि संक्षेपण ही न करना है, आज कर लेंगे, नतीजा कम अंक मिलता है। जबकि अगर ढंग से कर दें तो 100% नंबर तक आ सकता है, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। क्योंकि अपने मन से तो खास लिखना होता नहीं है, जो दिया गया रहता है, जिसे अवतरण कहते हैं, उसी अवतरण को या उद्धरण को या उदाहरण को या गद्यांश को या पत्र को संक्षेप में व्यक्त कर देना होता है, लिख देना होता है। तो इस पर जो है ध्यान देंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल होगा और थोड़ा प्रैक्टिकल भी होगा। और खास करके यह पाठ आज लाया हूं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग एवं सचिवालय के द्वारा विभागीय कर्मचारियों के प्रोन्नति हेतु एवं बिहार के मध्य एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उन्नयन के लिए होने वाली परीक्षा के परीक्षार्थियों के विशेष आग्रह पर लाया हूं। वैसे सबके लिए महत्वपूर्ण है, तो हम लोग समय अब ज्यादा न गंवाते हुए आ जाएं मूल पाठ पर। एक बात और, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, लिख रहा हूं। जो कहते हैं कि चढ़ जा बेटा सूली पर, हम हैं ना, चढ़ा बढ़ा करके तो जो है मुझे यूट्यूब पर ला दिया सब। शुरुआत में जितना उत्साह दिखाया तो उससे मैं उत्साहित होकर के सोचा था कि डिजिटल बोर्ड ही ले लूंगा, जिससे कि इतना मेहनत न करना पड़े। मगर अब जो है उधर से भी सुस्ती और इधर जो है मेहनत जो है बढ़ रहा है। तो ये भी जानता हूं कि परीक्षा के समय ही उस सामान्य वाला, MDC MIC वाला और ऑनर्स वाले जो पढ़ेंगे, तो इसको और आगे बढ़ाना है कि पूरा सिलेबस को कवर करूं। तो इसके लिए जो है सब्सक्राइब करके दूर दूर तक जो है शेयर करना जो है जरूरी है, कि सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़ेंगे तो मेरा भी उत्साह जगेगा। तो आ जाए। खैर, तो संक्षेपण अंग्रेजी में इसको प्रेसिस भी कहते हैं।
संक्षेपण का सीधा और सरल अर्थ है, जो अवतरण या उद्धरण है उसको संक्षेप में कहना। कितना संक्षेप में कहना? तो अगर जो है नहीं दिया गया है शब्द कि इतने में संक्षेप में करें, इतने में संक्षेपण करें, तो सामान्यतः 1/3 में करना होता है। अब 1/3 का मतलब ऐसा नहीं है, जैसे कि मान लिया जाए कि दिया गया अवतरण जो है उसमें शब्दों की संख्या 100 है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1/3 यानी कि 33.33 शब्द में ही लिखना है, तो ऐसा नहीं है। 5% तक जो है शब्दों की सीमा ऊपर या नीचे रखी जा सकती है। इसलिए अगर अवतरण में शब्दों की संख्या 100 है तो 5 जोड़ दें तो 38, 5 घटा दें तो 28, तो 28 से लेकर के जो है 35 शब्द अगर रखते हैं तो वह संक्षेपण आदर्श संक्षेपण कहलाएगा। अगर इस संक्षेपण शब्द को परिभाषा के रूप में व्यक्त करना चाहें तो दिए गए अवतरण का कम से कम शब्दों में समग्र भावों को व्यंजित कर देने की विधा का नाम संक्षेपण है। मतलब संक्षेपण में अवतरण के सभी भावों को, विचारों को, कथ्य को कम से कम शब्द में और सरल शब्द में और हर संभव अपने शब्द में व्यक्त कर देने की कला ही संक्षेपण है। सबने बिहारी के दोहे पढ़े हैं। बिहारी के दोहों के बारे में कहा जाता है कि सत सैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यानी कि 2 लाइन का दोहा होता है जिसमें कुल मिलाकर के 48 मात्राएं होती है, और उन्हीं 48 मात्राओं में बिहारी ने बहुत कुछ कह दिया है। पढ़ेंगे तो बिहारी को भी हम लोग देखेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि बिहारी ने अपने दोहे रूपी गागर में सागर भर दिया है। तो वैसे ही संक्षेपण में या संक्षेपण रूपी गागर में विचारों या भावों के सागर को भर दिया जाता है। तो यह संक्षेपण कैसे होता है? तो सबसे पहले हम लोग ये भी देख लें, जान लें कि जो है, जो परिभाषा में आया एक शब्द अवतरण, उसी को उद्धरण भी कहते हैं या गद्यांश भी कहते हैं। गद्य वाला रहेगा तो गद्यांश होगा। तो उसके प्रकार कितने हैं जिससे समझने में आसानी होगी आगे चल करके। तो अवतरण जो होंगे 5 प्रकार के होंगे। कथात्मक अवतरण यानी कि कोई कहानी होती है या कोई घटना या यात्रा या जीवनी या आत्मकथा का अंश दे दिया जाता है कि इसका संक्षेपण कीजिए, तो उसको कथात्मक संक्षेपण कहते हैं, कथात्मक अवतरण कहते हैं। और यह कथात्मक अवतरण जो होता है एक तरह से विवरण के रूप में होता है। उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष में होता है तो एक बात और, हर प्रकार के संक्षेपण के लिए जो 5 प्रकार के अवतरण आएंगे सबके लिए
ये नियम ही है कि वक्तव्य जिस किसी भी पुरुष में हो, संक्षेपीकरण या संक्षेपण या संक्षेपीकरण अन्य पुरुष में किया जाता है। उसके बाद दूसरा अवतरण प्रकार का अवतरण होता है जिसको वर्णनात्मक अवतरण कहते हैं। वर्णनात्मक अवतरण यानी कि जो है वर्णन होता है, जिसमें जैसे कि स्थान का वर्णन, कलकत्ता का वर्णन कर रहे हैं, दिल्ली के चांदनी चौक का वर्णन कर रहे हैं, व्यक्ति का, महात्मा गांधी का, किसी पदार्थ का, दूध दही अमृत, स्थान का, प्रकृति का, सामयिक घटना का या परिस्थिति का या किसी समाचार का या किसी रिपोर्ट का जो वर्णन होता है उसके अंश का संक्षेपण। तीसरा होता है विचारात्मक, जिसमें मनोवैज्ञानिक विचार होते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक और सिद्धांत या विचारों, जैसे प्लेटो के विचार, गांधी जी के विचार, भाव या मनोविकार, चिंता, साहस, भक्ति जैसे मनोवैज्ञानिक जो विचार होते हैं उनका उदाहरण या उदाहरण तो हम विचारात्मक निबंध, विचारात्मक अवतरण है। चौथा जो होता है भाषण, व्याख्यान, कोई जो है संवाद, अब तेरा क्या होगा कालिया जैसे संवाद हो और किसी का कोई कथन हो, वक्तव्य हो, तो उसका अंश जो होगा वह एक अवतरण है। और पांचवा जो है प्रकार होता है वह पत्राचार का होता है, यानी कि सरकारी दफ्तरों में या कार्यालयों में सैकड़ों जो है पत्र होते हैं। अब अधिकारी डीएम साहब के पास तो इतना समय नहीं है कि जो है सभी पत्र जो है बारी बारी से लेकर के पढ़ सकें, तो उनके सामने उन पत्रों को संक्षेप में करके दिया जाता है एक, और उसके लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। अगर एक पत्र रहता है तो उसको प्रवाह में लिख दिया जाता है, जैसे सामान्य संक्षेपण होता है। अगर बहुत सारे पत्र होते हैं तो तालिका बना करके उसका संक्षेपण कर दिया जाता है। उस पर हम लोग प्रयोग करके उसको प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे कि कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार अवतरण के 5 प्रकार हो गए। तो इन 5 प्रकार के अवतरणों का संक्षेपण अब कैसे किया जाएगा, तो इस संक्षेपण के जो है अंग कौन कौन से हैं या उसके अवयव क्या हैं, तो इस पर विचार करेंगे। तो संक्षेपण के 3 अवयव हैं, शीर्षक, आकार और भाषा। तो संक्षेपण में शीर्षक महत्वपूर्ण होता है। शीर्षक को किसी भी अवतरण का या जो भी है या रचना का प्रवेश द्वार कहते हैं, गेट, एंट्री वाला। और तो गेट या एंट्री द्वार में हम लोग सबसे पहले ये जो है विचार करना होगा कि शीर्षक का जो है चयन महत्वपूर्ण होता है। और तो शीर्षक जो है कैसा होना चाहिए, तो सरल होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, और अवतरण में जितने भाव या विचार हैं उन सभी भावों को व्यक्त करने वाला होना चाहिए। तो यह आएगा कहां से, तो उसी अवतरण से आएगा। उसी अवतरण में उसका शीर्षक भी होता है। तो संक्षेपण करने के पहले
सबसे पहला स्टेप है शीर्षक का चयन। कि लोग जो है करते क्या है कि पहले संक्षेपण ही कर देते हैं, अस्त व्यस्त हो जाता है, संक्षेपण, क्रमबद्धता भंग हो जाती है और स्वाभाविक प्रवाह उसका नहीं रह पाता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि उसका शीर्षक जो है चुन लिया जाए। तो शीर्षक चुनने के लिए क्या करते हैं, तो पाठ को पढ़ते हैं। जो अवतरण दिया गया है उसको 2-3 बार पढ़ते हैं। इस 2-3 बार पढ़ने में हमारा 3-4 काम सिद्ध होता है। पहला काम तो ये होता है कि हमको एक शीर्षक मिल जाता है। कहा बताया कि शीर्षक जो है रचना का प्रवेश द्वार होता है। तो रचना प्रवेश द्वार यानी कि जो है द्वार कैसा, द्वार अच्छा रहेगा तो उसमें कोई एंट्री भी करेगा। मान लीजिए कि द्वारे पर जो है घूर घना और कीचड़ पाकी हो तो उसमें कैसे कोई जो है प्रवेश करेगा, नाक मुड़ी सिर घुमा करके चल देगा। इसलिए शीर्षक जो है साफ, स्वच्छ, स्पष्ट, सरल, प्रभावशाली होना चाहिए और विषय से संबंधित होना चाहिए। अब मान लीजिए कि घर कैसा होगा, अब तो घर अगर ठीक है, दरवाजा ठीक है, तो साफ सुथरा है, तो इसका मतलब घर वाले भी जो है साफ सुथरे हैं, घर भी स्वच्छ होगा, भीतर भी स्वच्छ होगा। क्योंकि घर कैसा है वो द्वार से ही जाना जाता है, पहचाना जाता है। और उस घर में अब क्या होगा, यानी कि शीर्षक जब दे रहे हैं तो क्या होगा, तो खुद से जो है प्रश्न करेंगे हम लोग, आगे फिर देखेंगे क्या होगा। अब ऐसा कि है दुकान मिठाई का लिखा हुआ है बीकानेर स्वीट्स, और वहां पर जो है जब घुसे तो क्या मिले, जयपुरी जूता मिल रहा है, तो शीर्षक क्या हुआ, अटपटा हो गया। तो शीर्षक का जो है एकदम सटीक होना चाहिए। तो उसको चुनने के लिए जैसे कि एक उदाहरण मैं दिए हुए हूं, सच्चा देशभक्त अपनी मातृभूमि को हृदय की सच्चा गहराई से सच्चा प्यार करता है। यदि एक ओर उसे अपने स्वर्णिम अतीत पर गर्व होता है तो दूसरी ओर अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाना चाहता है। वह सदैव समाज में क्रांति चाहता है, किंतु वह क्रांति श्रृंखलित नहीं कही जा सकती है। न नागरिकता के प्रतिकूल समाज में प्रचलित रूढ़ियों और अंधविश्वासों, सहानुभूति, राष्ट्रीय सामाजिक एवं नैतिक चेतना जागृत करना, उन्हें अध्यवसायी बनाने रहने की देशभक्ति है। यानी कि इसमें जो है देशभक्ति 2 बार मिल रहा है। तो वो अवतरण को पढ़ेंगे, देखेंगे, 2 चीज पर क्या गौर करेंगे कि इसमें किन शब्दों की जो है बार बार आवृत्ति हुई है। तो देशभक्ति की जो है आवृत्ति, देशभक्त से ही देशभक्ति बनाए तो 2 बार, अधिक बार सबसे ज्यादा यही हुई है। तो देशभक्ति जो है शीर्षक हमारा हो सकता है, देशभक्ति भी हो सकता है, राष्ट्रीय चेतना भी हो सकता है। तो मगर ज्यादा है, सबसे बढ़िया सटीक लग रहा है देशभक्त या देशभक्ति, तो एक मिल गया। फिर दूसरा अब तरीका ये है कि हमको सोचना होगा या अपने से जो है प्रश्न जो करेंगे कि इसमें किस के बारे में चर्चा हो रही है। तो देशभक्ति के बारे में चर्चा हो रही है, मातृभूमि के बारे में चर्चा हो रही है, राष्ट्रीयता, सामाजिकता और विकास के बारे में चर्चा हो रही है, क्रांति की चर्चा हो रही है। तो स्पष्ट है कि अगर जो है देशभक्ति अगर हम शीर्षक रखते हैं तो ये सभी भाव उसमें आ जाते हैं। तो एक फायदा, तो इस तरीके से जो है शीर्षक का चयन कर लेते हैं। और अगर जो है ऐसा भी होता है कभी कभार कि उससे संबंधित अगर शीर्षक का चयन कर लेते हैं, अगर कोई जो है दोहा याद हो, कहावत हो, मुहावरा हो, लोकोक्ति हो, तो उसको भी जो है
ध्यान में रखना चाहिए और जरूरत पड़े तो उसी को शीर्षक बना देना चाहिए। नया भी हो जाएगा और प्रभावशाली भी रहेगा, क्योंकि जो है मुहावरों और कहावतों की लोकप्रियता के बारे में अब कहना क्या, तो शीर्षक का जो है चयन कर लेते हैं। आप कर लिए चयन। अब उसके बाद अब उसका जो है दूसरा अवयव है आकार। तो आकार जो है कैसा हो, क्या होना चाहिए, तो नहीं दिया गया है शब्द कितने शब्दों में करें, तो कितने में करेंगे, 1/3 में करेंगे। अब चूंकि अवतरण जो है बड़ा है, 3 गुना है, तो उसको कैसे हम करेंगे कि छोटा हो, तो उसके लिए 3 तकनीक अपनाते हैं। पहली तकनीक तो ये है कि सबसे पहले वाक्यांशों का हम चयन करते हैं, मुख्य मुख्य बिंदुओं का चयन करते हैं। जैसे कि सच्चा देशभक्त अपनी मातृभूमि को, तो अब जो है देशभक्त होगा तो वो सच्चा ही होगा। देशभक्त मातृभूमि से प्यार करता है। एक तरफ स्वर्णिम अतीत पर गर्व करता है, भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता है। उसके बाद समाज में प्रचलित रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों तथा परंपराओं और परिपाटियों के प्रति क्रांति करता है या विरोध करता है। देश की उन्नति के ये बाधक हैं, एकता, प्रेम और सहानुभूति उत्पन्न करता है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग या ऐसे वाक्यांशों को क्या करेंगे, रेखांकित कर लेंगे। जैसे कि देशभक्त, मातृभूमि, प्यार करता, स्वर्णिम भविष्य, स्वर्णिम अतीत, भविष्य को उज्जवल बनाना, क्रांति, ऐसे हम एक जगह पहले अंडरलाइन कर लेंगे और उसको लिखते भी जाएंगे, क्रम से लिखेंगे, क्रम को खंडित नहीं करेंगे। और फिर पहले तो हमने शब्द गिन लिया है, अब शब्द को कैसे गिनेंगे, यह एक जो है पहले समस्या थी, मगर आज कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अब कंप्यूटर का जमाना है। और कंप्यूटर में क्या करते हैं, होता है कि शब्द जब टाइप किया जाता है तो वह शब्द संख्या भी दे देता है। तो पहले होता था कि शब्द में या वाक्य में विभक्तियां होती है या कारक चिन्ह होते हैं, जैसे ने, को, से, लिए, द्वारा, ये सब होते हैं। तो उनको पहले समस्या रहती थी कि साथ साथ उसको एक ही, अगर कारक चिन्ह है तो उसको एक शब्द माना, अलग शब्द माना जाए कि जिस शब्द का वह कारक है उसके साथ जोड़ा जाए। जैसा कि गीता प्रेस की जो पुस्तकों में ये मिलता है कि राम ने सीता से, तो राम ने ऐसे रहेगा, राम ने सीता से, सीता से, ये मिला करके गीता प्रेस की पुस्तकों में मिलता है। तो अब मगर अब वो समस्या नहीं है। वैसे उदाहरण जो है आपका गीता प्रेस वाला भी हो सकता है। तो अगर गीता प्रेस वाला रचना से वाली रचना से अगर उदाहरण दिया गया हो और इस रूप में हो, राम ने राम सीता से अगर जोड़ा सटा करके लिखा गया हो तो उसको एक शब्द मानेंगे, अन्यथा अलग अलग शब्द के रूप में गिनेंगे। क्योंकि कंप्यूटर भी, और चूंकि सारे पेपर आज जो है कंप्यूटर से तैयार किए जाते हैं और कंप्यूटर में शब्द गणना भी साथ साथ होती चलती है, और जितने जो है टैब मारते हैं उतने वर्ड हो जाते हैं। तो अब यह कोई झमेला नहीं रहा, जितने शब्द उसमें आ रहे हैं कारक चिन्ह अलग है तो उसको एक शब्द कहेंगे। जैसे सच्चा देशभक्त अपनी मातृभूमि को, अगर यह गीता प्रेस की पुस्तक में होता तो एक ही शब्द होता, मगर अब जो है यह 2 शब्द है। तो ऐसे शब्दों को गिन लेते हैं।
तो ये शब्दों, इन शब्दों की संख्या हमने जो है गिना है, पहले से ही गिन रखा है, 110 है। तो हमें कितने में करना है? तो 110 में 3 का भागा दे देंगे तो कितना आएगा? 35 या 105, 35 दू 37 शब्द के आसपास जो हमको रखना है। तो उन उदाहरण, जिन वाक्यांशों को या शब्दों को हम लोगों ने रेखांकित करके एक साथ लिखा है, तो उसको गिन लेंगे कि वो कितना है, आगे करके हम देखेंगे। तो और उसको अपनी भाषा में क्या करेंगे? एक साथ क्रमबद्धता का ध्यान रखते हुए जोड़ करके एक स्पष्ट भाव या विचार तैयार कर देंगे। ऐसा तैयार करेंगे जो कि लगे नहीं कि जो है काट काट करके या छांट छांट करके बनाया गया है या लिखा गया है, बल्कि ऐसा लगे कि हमारी जो है मौलिक रचना है, मूल रचना है। बहुत सारे जो है विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि संक्षेपण का मतलब जो है 1/3 करना है, तो 6 वाक्य है तो 2 वाक्य जो है लिख दिए, हो गया संक्षेपण। या 3 शब्द है, 3 शब्द में जो है एक शब्द छोड़ करके जो है लिख दें, हो जाएगा, एकदम जो है सटीक 3 हो जाएगा, न कम न बेसी होगा। तो ये जो है ऐसा नहीं होता है। तो हो गया कि चयन जो है कर लेंगे, शब्द गणना करके क्या करेंगे? उसका प्रारूप तैयार कर लेंगे। प्रारूप यानी कि जो रेखांकित शब्द हैं उनको रख लेंगे, उनकी गणना भी कर लेंगे। और अब प्रारूप तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, या शब्दों को कम करने के लिए क्या करते हैं? तो 3 तरीके अपनाते हैं, जिसको चयन या ग्रहण कहते हैं। तो चयन का तो हो गया। अब त्याग यानी कि किसको छोड़ा जाए, और परिवर्तन यानी कि किसको किसको परिवर्तित किया जाए, इस पर जो है विचार है। तो जब अवतरण पढ़ते हैं, जैसे कि हमने देखा कि जो है 5 प्रकार के अवतरण है, तो अवतरण पढ़ते हैं तो देखते हैं कि शब्दों का प्रयोग जो किया जाता है उसमें वैसे बहुत सारे शब्द मिलते हैं जो कि समान अर्थ जो है व्यक्त करते हैं। जैसे अब यहां पर देख ले, हमारा देश भारत स्वतंत्र है, मुक्त है, स्वाधीन है, आजाद है, यह 11 शब्द हो गया। अब जो है हमारा देश भारत स्वतंत्र भी है, मुक्त भी है, स्वाधीन भी है, आजाद भी है, सबका तो अर्थ एक ही होता है। तो या क्या ये सिर्फ एक ही नहीं रख सकते हैं? हमारा देश स्वतंत्र, भारत स्वतंत्र है, भारत भी हटा सकते हैं, क्योंकि हम तो जो है भारतीय हैं, अब बाहरी थोड़े हैं। अच्छा है, हमारा देश न करके जो है भारत स्वतंत्र है, कितने शब्द हो गए? 3 शब्द हो गए। 11 शब्द के बदले में जो है 3 शब्द ही हो गया। तो इस तरीके से फिर उसके बाद जो है अनावश्यक शब्दों का भी प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। स्वयं अपनी आंखों से देखा है, क्या दूसरे की आंख से जो है स्वयं देखा है क्या? या कान से भी देखा जाता है क्या? तो मैंने स्वयं देखा है, मैंने स्वयं अपनी आंखों से, क्या दूसरे की आंख से थोड़े देखेगा आदमी, मैंने स्वयं देखा है। कितना हो गया? 7 शब्द था, मैंने स्वयं देखा है, 4 शब्द में आ गया। वैसे ही अब क्या करते हैं कि कथन की भी आवृत्ति जो है बार बार जो है कर देते हैं। जैसे अब एक उदाहरण कि पानी के बाद सबसे ज्यादा प्रचलित एवं लोकप्रिय पेय पदार्थ चाय है। चाय जैसा लोकप्रिय पेय शायद ही कोई हो। चाय हर स्थान पर मिलता है एवं हर देश में मिलता है। क्या है इसमें? सिर्फ जो है चाय की तो जो है चर्चा है। और क्या है? तो ये हम नहीं लिख सकते हैं कि चाय सर्वाधिक और सार्वभौमिक लोकप्रिय पेय पदार्थ है। कितना कम हो गया। वैसे ही क्रिया एवं क्रिया विशेषणों का त्याग कर देना चाहिए। क्रिया विशेषण जैसे
मुझे तुम्हारी पल प्रतिपल हर क्षण हर दिन याद आती है। कितने शब्द हो गए। अब मुझे तुम्हारी सदैव याद आती है, इतने शब्द जो है हटा दिए। पल प्रतिपल हर क्षण हर दिन, क्या जरूरत है। तो मुझे तुम्हारी सदैव याद आती है। 1 2 3 4 5 शब्द कम पड़ गया, कम हो गया। एक बात और, शब्द गणना में क्या करते हैं, पल प्रतिपल ये दोनों मिला करके दोनों एक है, एक ही शब्द है। क्योंकि जब द्वंद्व समास होता है या शब्द जब योजक से जुड़े हुए होते हैं, इसको योजक कहते हैं हाइफन, तो उसको एक ही शब्द माना जाता है। तो ये भी जो है शब्द गणना में ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद उदाहरण, दृष्टांत और कहावतें होती है। यानी कि शब्द को या अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए क्या करते हैं, उदाहरण पर उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण, बुनियादी जीवनोपयोगी वस्तुओं जैसे दूध, दही, चीनी, दवाई, घी, नमक, तेल, सब्जी आदि की कीमतें बढ़ती जा रही है। ये 19 शब्द होते हैं। अब अगर हम लोग कर दें, ये सब जो है जीवनोपयोगी हैं, तो जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही है। बस जो है इतने हम कर देंगे। अब बुनियादी ही हो गया, कीमतें बढ़ती जा रही है, कितने कम हो गए। अब तो ये हो गया क्या, त्याग करना चाहिए। तो इनका त्याग करना चाहिए। कौन कौन, समानार्थी शब्द, यानी कि एक ही शब्द के जो है का बार बार जो है प्रयोग हुआ है। शब्द जो है अलग अलग है मगर उनके अर्थ एक है। वैसे ही अनावश्यक शब्द, यानी कि जिसकी कोई जरूरत नहीं है, अपनी स्वयं भी है, अपनी भी है। ऐसे चाय, पानी के बाद हर जगह, हर देश, बिहार में, पटना में, दिल्ली में, सब जगह चल रहा है। विशेषण, क्रिया विशेषण, यानी कि जो विशेषण संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसको वह विशेषण है, और क्रिया की जो विशेषता बताता है वो क्रिया है। तो क्रिया के आगे अब याद आने, तो हर दिन हर प्रतिपल हो गया है उदाहरण, तो उसका जो है त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद जो है वैसे भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनकी एक तरह से जो है आवृत्ति होती है, यानी कि भाव एक ही होता है मगर शब्द जो है अनेक हो जाते हैं। तो वैसे अगर शब्द हैं तो उन अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिख देंगे तो शब्द की सीमा घटेगी। जैसे कि बच्चों में दुनिया भर की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर चीज को जानने, सुनने, समझने की प्रबल इच्छा होती है। अब यहाँ पर जानना, सुनना, समझना, वस्तु, व्यक्ति, चीज, इतने सारे शब्द हैं। अगर एक ही वाक्य लिख दें कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, 4 शब्द में काम हमारा जो है चल जाएगा। वैसे ही अब अवतरण में वाक्यांश होते हैं, जैसे कि इसमें संदेह नहीं है कि महात्मा गांधी एक महान पुरुष हैं, ये जो है यह एक वाक्यांश हुआ। तो वैसे वाक्यांशों को क्या करेंगे, वाक्यांश को शब्द में बदल देंगे। जैसे इसमें संदेह नहीं है के जगह पर हम निसंदेह लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं निसंदेह महात्मा गांधी, 1 2 4 करने की क्या जरूरत है, निसंदेह महात्मा गांधी महापुरुष हैं। महान के जगह पर जो है महापुरुष हैं, शब्द की संख्या जो है कम हो गई। फिर वैसा भी होता है कि भाषण अभी जो है खूब चल रहा है, अपने बात को वजनी बनाने के लिए नेताजी जी लोग जो है कहते हैं कि देशवासियों को रोटी चाहिए, उन्हें पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। अब 3 वाक्य है, कितने शब्द हो जा रहे हैं, 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 शब्द। अगर हम इसको कह दें देशवासियों को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, 15 शब्द के जगह पर जो है 7 शब्द में हो गया, ठीक आधा हो गया। तो ऐसे घटाया जाता है।
फिर विशिष्ट शब्द आते हैं, कुछ विशेष शब्द होते हैं और उसी की जो है व्याख्या लोग जो है करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है जरूरत यानी बुनियादी जरूरत की जो है बात हुई थी, उसको अलग अलग वाक्यों में किया गया था। यहाँ पर वैसे ही विशिष्ट शब्द की जो है अलग अलग जो है व्याख्या जो है दी जाती है, उसका विस्तार दिया जाता है, उस पर विवरण दिया जाता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि सामान्य शब्द में बदल देंगे। उदाहरण देखेंगे तो समझ जाएंगे। कानून सबके लिए समान है, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे उच्च जाति का हो चाहे नीच जाति का हो, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह व्यक्ति हो या पूरा समाज हो, चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुसलमान हो। कितना लंबा जो है वाक्य बन गया। और क्या है कि सिर्फ इसमें कानून जैसे शब्द की व्याख्या है। तो इसका हम लोग कर सकते हैं। कानून सब लिंग, कानून में संविधान के 14 से 19 वाला जो है ख्याल रखें, संविधान के सामने सभी समान, कानून के सामने सभी समान है। वो स्त्री पुरुष सब जो है आगे, या कानून में लिंग जाति और वर्ण या धर्म का भेद नहीं होता है, या कानून लिंग जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, या कानून के समक्ष लिंग जाति और धर्म के आधार पर कानून भेदभाव नहीं करता है, या कानून के समक्ष सभी समान है। ऐसे कर सकते हैं। वैसे ही कहावत हो, मुहावरा हो, लोकोक्ति हो, तो उन लोकोक्तियां एक तरह से जो है एक वाक्य ही नहीं होती है, पूरा वह जो है भाव होता है। उन लोकोक्तियों को अपने शब्दों में जो है बदल देना चाहिए। जैसे कि उदाहरण से देख लें, पहले गांवों में दूध दही की नदी बहती थी। दूध दही की नदी बहना होता है ना, यानी कि सुखी संपन्न तक लिए सभी सुखी थे, सभी संपन्न थे। घर में घी के दिए जलाए जाते थे। अब सबका जो है भाव यही है कि हमारे गांव सुखी संपन्न थे, सुखी थे। सुखी है तो इसका मतलब वह संपन्न भी थे। हमारे गांव खुशहाल थे, हमारे गांव संपन्न थे, हमारे गांव सुखी थे। ऐसे कर देना चाहिए। और शीर्ष तो इस तरीके से हम लोगों का यह परिवर्तन क्या किए, हम लोग चयन किए पहले, फिर उसके बाद जो है परित्याग किए और उसके बाद परिवर्तन किए। तो आकार को छोटा करने के यही तरीके हैं। और विशेष करके यह अभ्यास से ही आएगा, और अभ्यास जो है करना जरूरी है। मैं अभ्यास भी कराऊंगा, वैसे आप भी अभ्यास कीजिएगा। तो अब हम लोग जो है एक आज उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कि अभी दिया था और उदाहरण जो है पहले भी चर्चा किए हम लोग। सच्चा देशभक्त क्या बताया था, शीर्षक को पहले चुनना है। और शीर्षक चुनने के लिए क्या करना होगा, देखेंगे, गौर करेंगे कि किस विषय, किस जो है बिंदु पर या कौन सा शब्द बार बार प्रयोग में लाया जा रहा है, या किस शब्द या भाव या विचार के इर्द गिर्द पूरा अवतरण घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि देशभक्ति या देशभक्त के इर्द गिर्द जो है यह चक्कर लगा रहा है। तो शीर्षक के लिए हम लोग जो है चयन कर सकते हैं, या हमारा जो है शीर्षक इसमें से जो है कोई हो सकता है। क्या, सच्चा देशभक्त, देशभक्ति, स्वदेश प्रेम, सच्ची देशभक्ति, या समर्पित देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, कुछ भी आप नया शब्द भी जो है ला सकते हैं। तो हमारे लिए शीर्षक चुनने का काम समाप्त हो गया। अलग दोनों कारण से, क्यों कि देशभक्त का अधिकाधिक 2 बार जो है
व्यवहार हुआ है और पूरा विचार देशभक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो शीर्षक इसमें से कुछ भी कोई भी जो रह सकते हैं, अब इसको में से हटा भी सकते हैं। सच्चा यानी देशभक्त होगा तो सच्चा ही होगा, देशभक्ति, स्वदेश प्रेम, सच्ची देशभक्ति, देशभक्ति भी हटा, सच्ची यहां से भी हटा दें, कोई भी रख सकते हैं। अब जो है क्या करेंगे कि महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित करेंगे। तो हमने जो है पहले ही रेखांकित कर लिया है। देशभक्त, मातृभूमि, प्यार करता है, स्वर्णिम, अतीत पर गर्व, भविष्य को भी उज्जवल बनाना, समाज में क्रांति चाहना, फिर उसके बाद रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का तथा परंपराओं परिपाटियों के प्रति, परंपरा और परिपाटियों के प्रति क्रांति और विद्रोह या विरोध, देश की उन्नति के पथ के बाधक या बाधाएं, और उसके बाद एकता, प्रेम और सहानुभूति, फिर उसके बाद सामाजिक, आर्थिक, नैतिक चेतना को जागृत करना। ये हमारे पास हो गए। अब इसको हम लोग जो है गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 शब्द हो गए। हमको करना कितने में है कि जो है 28 से लेकर के 38 तक, क्योंकि 33 इसका जो है 37 जो है आएगा, 38 आएगा, 110 शब्द इसमें हुए हैं, तो 1/3 37 38 आएगा। तो 5 इसमें जोड़ दें या घटा दें, तो 5 घटा देते हैं तो भी जो है यह भी कम है, 28 है, 5 जोड़ देते हैं तो 42 हो जाता है। तो अब हम लोग इसको मिलाएं एक साथ और जो है बार बार जो है पढ़ेंगे, सोचेंगे। तो देशभक्त, मातृभूमि, तो प्यार तो जो है मातृभूमि से ही होता है। तो देश की मातृभूमि के जगह पर जो है देश भी रख सकते हैं, या देशभक्त मातृभूमि से गहरा, देशभक्त को मातृभूमि से गहरा प्यार होता है। देशभक्त को राष्ट्र से गहरा प्रेम होता है। फिर उसके बाद स्वर्णिम अतीत पर उसे गर्व होता है और भविष्य को उज्जवल भी बनाना चाहता है। तो उसे अपने अतीत पर गर्व होता है। भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता है, उज्जवल बनाने के लिए क्या करना होगा? रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध। तो वह क्या करेगा? सामाजिक रूढ़ियों, कुरीतियों का विरोध करता है। अंधविश्वास यानी कि कुरीतियां आ गया तो सब जो है आ गया, वह सामाजिक कुरीतियों का विरोध करता है। सामाजिक अक्रांति या विरोध सामाजिक कुरीतियों का। अब उसी में सब कुछ आ गया, छुआछूत, जाति पात, भेदभाव, विरोध करता है। फिर उस सब के बाद अब क्या आ जाएगा? ये जो सभी जो है उन्नति के बाधक है, इसलिए। और वह क्या उज्जवल बनाने के लिए क्या करना होगा कि देशवासियों में
अब सामाजिक आर्थिक एकता, प्रेम और सहानुभूति, ये सभी क्या है? भाव है। तो उनमें जो है भावात्मक एकता स्थापित करना, इसके लिए वह भावात्मक एकता स्थापित करना चाहता है, स्थापित कर, अब करना नहीं, कर देशवासियों में राष्ट्रीय, सामाजिक और नैतिक चेतना जागृत करके उसको जो है क्या बनाना चाहता है? कर्मठ बनाना चाहता है, अध्यवसायी, यानी कि जो है कर्मठ बनाना चाहता है, अध्यवसायी बनाना चाहता है, नैतिक चेतना का को जागृत करना चाहता है। तो सीधे हम लोग लिख सकते हैं स्थापित कर देशवासियों में कर्मण्यता को विकसित करना ही, स्थापित कर कर्मण्यता को विकसित करना ही सच्ची देशभक्ति है। विकसित करना ही सच्ची देशभक्ति है, देशभक्ति है। अब इसको हम लोग जो गिन लें, 1 2 3, फिर से पढ़ लें एक बार। देशभक्त को राष्ट्र से गहरा प्रेम होता है। देशभक्त को या उसे अतीत पर गर्व होता है और भविष्य को वह उज्जवल बनाना चाहता है। वह सामाजिक कुरीतियों का इसके लिए अब यहां ला देंगे हम लोग, इसके लिए वह सामाजिक कुरीतियों का विरोध करता है, करता है। देशवासियों में भावात्मक एकता स्थापित करता है, या करते हुए कर्मण्य बनाना या कर्मण्यता का भाव पैदा करना, कर्मण्य बनाना या कर्मण्यता का भाव विकसित करना ही सच्ची देशभक्ति है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, यानी होना चाहिए था 42 शब्द होना चाहिए। तो ऐसे ही इसमें से जो है कुछ निकाल सकते हैं। फिर से वह जहां पर प्रयोग में लाया है बनाना, अब इसको हम लोग जो है काट दें। बनाना ही, अब कितने आ गए? बनाना ही सच्ची देशभक्ति है। करते हुए उन्हें कर्मण्य बनाना या कर्मठ बनाना ही सच्ची देशभक्ति है। आ गया ये लगभग जो है 36 38 39 शब्द हो गया, गिन लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग संक्षेपण करें तो एक अच्छा और आदर्श संक्षेपण होगा, और इसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। सरकारी कार्यालयों में बहुत सारे पत्र आते हैं, आवेदन आते हैं, निवेदन आते हैं, शिकायतें आती है, और उन सभी को पढ़ पाना संबंधित विभाग के अधिकारी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उनको बहुत सारे कार्य संपन्न करने होते हैं। तो अब इसका निदान क्या है? और सभी पत्र महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसके लिए उनके जो सहायक होते हैं, वे सहायक क्या करते हैं कि सभी पत्रों को एक सारणी बना करके, एक तालिका बना करके उनके सामने रख देते हैं, और संक्षेप में
उनके बॉस सारी विषय स्थिति से परिचित हो जाते हैं। तो वैसे पत्रों को अगर संक्षेपित करना है या उनका संक्षेपण करना है, तो चूंकि बहुत सारे पत्र हैं, इसलिए यहाँ पर वो सामान्य तौर पर जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा वह तकनीक इसमें काम नहीं आएगी। और अगर उसका प्रयोग या व्यवहार किया जाएगा तो बहुत सारे जो है नोट शीट, उसको कहते हैं नोट शीट की बर्बादी भी होगी। तो इसलिए उसको सर और सरल बनाने के लिए और कम समय में अधिक कार्य को निष्पादित करने के लिए सारणी या तालिका शैली का उपयोग किया जाता है। और उसे सारणी जो बनाते हैं उसमें जो है 6 कॉलम बनाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। पहले में क्या लिखते हैं कि क्रम संख्या, चूंकि बहुत सारे पत्र आने हैं, उन पत्रों को जो है क्रम में लिखा जाना होता है, तो और आवश्यकता अनुरूप लिखा जाता है। वो क्रम पत्र के उपयोग और उसकी जो है आवश्यकता और अनिवार्यता के अनुसार और समय के अनुसार तैयार किए जाते हैं। तो क्रम दे दिया जाता है, पत्र संख्या 1, और उसमें जो है अटैच नथी होता है, पूरी संचिका तैयार होती है, उसको संचिका कहते हैं। और ऊपर में या समरी रहता है या सारांश रहता है या संक्षिप्त रहता है, और उसी का जो है इसमें विवरण रहता है। तो पहले में क्रम संख्या, उसके बाद जो है दूसरा जो कलम होता है उसमें पत्रांक या ज्ञापांक। जब आप लोग पत्र देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है पत्रांक और ज्ञापांक या मेमो संख्या, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो उसको देख लेंगे, अलग अलग जो है विभागों के अलग अलग जो है शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। क्योंकि यह पारिभाषिक और तकनीकी शब्द है, और तकनीकी शब्द और पारिभाषिक शब्दों का कोई एक जगह जो है केंद्रीकृत स्वरूप पूरी तरह से स्वीकृत नहीं हो पाया है। इसलिए कहीं ज्ञापांक लिखते हैं, कहीं ज्ञापन संख्या लिखते हैं, कहीं पत्रांक लिखते हैं, कहीं पत्र संख्या लिखते हैं, कहीं मेमो लिखते हैं। वो अलग अलग हो सकता है, मगर सब में जो है तारीख भी रहता है कोने पर, या और लास्ट में भी जो है तारीख रहता है। तो वो जो है तारीख का जो है जिक्र कर देते हैं। उसके बाद प्रेषक होता है। तो प्रेषक इसका जो है कौन है, तो सरकारी कार्यालयों में प्रेषक सबसे ऊपर ही रहते हैं। उसके बाद किनको प्रेषित किया जा रहा है, यानी कि किनको जो है भेजा जा रहा है, जहां सेवा में होता है उसके नीचे प्रेषित या प्रेषिती का नाम लिखा हुआ होता है, उसको जो है लिख देते हैं। और उसके बाद जो है अंतिम जो कलम होता है उसमें विषय दे दिया जाता है कि संक्षेप में कि मांग क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं, शिकायत क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक हमारे पास जो है 2 पत्र हैं, उन 2 पत्रों का हमें जो है संक्षेपीकरण करना है। जैसे अभी जिन शिक्षकों के लिए उनके आग्रह पर कर रहा हूं, तो उसी को थोड़ा परिवर्तित रूप में कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग, पत्रांक कैसे दिया जाता है, किस विभाग का है और उसका क्या संख्या है, तो उसका भी विशेष जो है जिक्र रहता है। तो यह पत्र किसका है, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का है, और इसका जो है लेटर नंबर क्या है या पत्रांक नंबर क्या है, 188/2024। किस तारीख को यह इशू हुआ है या पत्र किस तारीख को जो है लिखा गया है, जिस पर जो है अंतिम जिस दिन जो है साइन सिग्नेचर रहता है वही दिन जो है माना जाता है, वही तारीख। तो 31/3/24। और किसको यह भेजा जा रहा है, तो अपर सचिव कौन भेज रहे हैं, तो ये अपर सचिव भेज रहे हैं। कौन, किस विभाग के हैं, तो ये शिक्षा विभाग के हैं। आजकल बहुत चर्चित हैं, तो इसीलिए मैं उन्हीं को रख लिया हूं। तो और क्या है, इनका पूरा पता हो जाता है, तो ये बिहार सरकार
के शिक्षा सचिव अपर सचिव है, किसको भेज रहे हैं? तो सचिव बिहार लोक सेवा आयोग को यह पत्र भेजा जा रहा है। और इसकी जो है प्रतियां हैं, किनको किनको ये प्रतियां दी गई है, ये क्यों लिखा जाता है? क्योंकि वहां पर जो है प्रेशर जो है, एक तरह से प्रेशर ग्रुप के लिए ये सूचना जो है प्रतियां बहुत विभागों को, यानी कि अपने इससे संबंधित सभी विभागों को या सरकार के संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है। तो क्या? तो कर्मचारी उन्नयन, कर्मचारी के पदोन्नयन या प्रोन्नति हेतु मई 2024 में विभागीय परीक्षा आयोजित किया जाएगा। यानी अब जो है तारीख भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, अब उसके लिए जो है व्यवस्था की जाए। तो इस तरीके से लिखा जाता है, संक्षेपण होता है। फिर जो है दूसरा, मान लीजिए कि अभी जो है नाली की जो है उड़ाई हो रही है, उड़ाई करने में जो है नाली का जो है मेन होल भी जो है ढक जा रहा, टूट जा रहा है, कोई जो है और कहीं कहीं जो है वो है ही नहीं ढक्कन। तो उसके लिए जिलाधिकारी के पास बहुत सारी शिकायतें गई है। तो जिलाधिकारी लिख रहे हैं, सचिव महोदय को लिखे, नगर विकास विभाग के अधिकारी को लिख रहे हैं। किस लिए? कि नालियों की, चूंकि अब जो है बरसात जो है आएगी, नाली गलियां जो है टूटी हुई है, नालियां जो है टूटी हुई है, उसमें गाद भरा हुआ है, उसकी जो है सफाई होनी चाहिए। और मेन होल का ढक्कन जो है टूटा हुआ है, जो और उसमें जो है आए दिन जो है दुर्घटना होती है। ऐसा जो है पत्र के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, या किसी की शिकायत, या वार्ड पार्षद ने सबसे शिकायत की है, या आम नागरिकों ने शिकायत की है, उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है और उन्होंने निवेदन किया किससे? सचिव से, नगर विकास विभाग के, कि क्या करना है कि नालियों की सफाई एवं मेन होल के ढक्कन को दुरुस्त करने के संबंध में यह जो है आया है। यह संबंधित विषय का विभाग का नहीं है, दूसरे विभाग का है, हमने जो है एक अलग जो है ले लिया है। तो वैसे ही रहेगा। अब शिक्षा विभाग से जितना होगा वो सब जो है शिक्षा विभाग 1 2 3 4 5 कहीं जो है यह परीक्षा के लिए, और दूसरी जगह जो है वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है, सस्पेंड करने के लिए। अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के वीसी पर जो है पड़े हुए हैं, तो वीसी की जो है मीटिंग में नहीं आने के लिए या नहीं आ रहे हैं, इसके कारण वो संबंधित विभाग को लिखते हैं। ये परिस्थिति बदल जाएंगे, मगर शिक्षा विभाग के अपर सचिव ही लिख रहे हैं शिक्षा विभाग से संबंधित। वैसे ही ये जिलाधिकारी लिख रहे हैं। अब जिलाधिकारी के पास जो है बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। अभी एक तो समस्या नाली वाली हो गई, दूसरी समस्या ये भी हो सकती है कि अपने एसपी साहब को लिखें। एसपी साहब को किस लिए लिखें? एसपी साहब को कानून व्यवस्था के लिए, चुनाव आ रहा है, फिर एक और चिट्ठी लिख दिए, किसको? एसपी साहब को लिखें। और प्रतियां किसके किसके जो है सूचना भेजी गई है, या सब पटना एसएसपी, एसपी, एसडीओ, जितने एसडीओ हैं सारे जो है बीडीओ को, सबको जो है भेज दिया गया कि अपने चुनाव की व्यवस्था करवाई जाए, चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में तैयार करवाया जाए। तो ये जो है कानून व्यवस्था से हो गया। अब उसके बाद बूथ से संबंधित हो गया कि बूथों का जो है कैसे जो है व्यवस्था की जाए, उसके लिए वो बीडीओ साहब को लिखेंगे, डीएम साहब, एसडीओ, बीडीओ से करते करते ये जो है अंत तक जो है पहुंचेगा। इसी तरीके से पत्रों का संक्षेपी, अगर इस पर आप लोगों को अगर कोई परेशानी होगी तो आज इसको पूरा देखिएगा और उस बीच में नहीं छोड़ना है। अब मैं खैर मैं बोल ही रहा हूं जो है लास्ट अंतिम में, तो बीच में छोड़िए देंगे। खैर बार बार जो है देखिएगा और अभ्यास कीजिएगा। अगर कहीं कोई जो है दिक्कत आए तो फोन कीजिएगा, तो बाद में अभ्यास भी 2-4 और उदाहरण दे करके अगर अभ्यास करा दूंगा तो मुझे विश्वास है कि आप संक्षेपण
कला में या संक्षेप आप जो है महारत हासिल कर लीजिएगा। और वैसे कोई शॉर्टकट रास्ता भी है कि मान लीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है या बहुत समय जो है नहीं बचा है, वैसे कोशिश यही कीजिएगा कि पत्र मिलते ही पहला काम संक्षेपण का ही कीजिएगा। और एक चीज और, रफ तो अवश्य ही करना होगा और कीजिएगा। और पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर प्रश्न लिख रहे हैं, अगर स्थान निर्धारित नहीं है, जैसे कि यूपीएससी की परीक्षाओं में स्थान निर्धारित होता है और उसमें ब्लॉक बनाया रहता है, तो अगर वैसी स्थिति नहीं है, ब्लॉक नहीं बनाया हुआ है या स्थान निर्धारित नहीं है, तो वहीं पर जो है अकादमिक परीक्षाओं में, आईए बीए एमए की परीक्षाओं में वहीं पर अभ्यास या रफ कार्य कीजिएगा, फिर उसको काट करके रफ कार्य, और तब जो है नीचे संक्षेपण को कर दीजिएगा। और अंतिम में यहां पर कोष्ठ में संक्षेपित शब्दों की संख्या भी